धन्यवाद डॉक्टर सिंह। हम लोग पिछले व्याख्यान में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन इन दो पक्षों पर विचार किया था। हमने यह देखा था कि प्रयोग जो है वह कई प्रकार का होता है और ट्रू एक्सपेरिमेंट भी होते हैं और क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी होती हैं। प्रयोग अपने आप में किस तरह से डिजाइन किया जाता है यह शोध की समस्या पर निर्भर करता है और प्रायः ऐसे परिवर्त्य या चर जिनको कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हम लेते हैं और उनके कई स्तर होते हैं और अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम सामान्य प्रयोग के डिजाइन जिसमें कि केवल एक समूह हो या फिर हम फैक्टोरियल डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं और इसके और भी जटिल रूप होते हैं प्रयोग के करने के जो हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। उसका विस्तार से उल्लेख यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन हमने आपको यह भी संकेत किया था कि जब फैक्टोरियल डिजाइन होती है तो हमारे पास मुख्य प्रभाव भी आते हैं। सिस्टमेटिक जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका असर तो दिखते ही है, उसके साथ ही साथ जिसे कि हम मेन इफेक्ट कहते हैं, दो परिवर्तनों के आपस के इंटरेक्शन भी प्राप्त होते हैं और जटिल इंटरेक्शन भी होते हैं अगर डिजाइन हमारी जटिल है तो। और जब इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट होता है तो उसका आशय यह है कि जो मेन इफेक्ट है वो कम महत्व का हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कि आयु का प्रभाव सिग्निफिकेंट मिलता है और कार्य का स्वरूप क्या है यह भी सिग्निफिकेंट है और दोनों का इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आयु का प्रभाव कार्य के प्रभाव के निरपेक्ष नहीं है, उसके स्वतंत्र नहीं है, बल्कि कार्य जैसे बदलेगा आयु का प्रभाव भी बदल जाएगा। हम एक उदाहरण के रूप में कह रहे हैं। तो ये दोनों जो पारस्परिक संबंध है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब उसकी व्याख्या आप करिए तो इस बात पर ध्यान देना है। वो गौण हो जाता है जो मुख्य प्रभाव है और जो इंटरेक्शन है वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको ठीक से समझने की आवश्यकता होती है। प्रयोग के साथ हमने यह भी आपको याद दिलाया था कि शोध कार्य में इंटरनल जो वैलिडिटी है वह भी महत्वपूर्ण है और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी महत्वपूर्ण है कि आपका परिणाम जो है वह अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है कि नहीं, केवल प्रयोगशाला तक ही वह सीमित नहीं होना चाहिए। हमने यह भी उल्लेख किया था कि जो उसकी इंटरनल वैलिडिटी उसके बहुत सारे कारण होते हैं और उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई परिवर्तन है उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उसका एक तरीका है कि उसको प्रयोग का हिस्सा बना लीजिए, डिजाइन के अंदर उसको शामिल कर लीजिए। अगर वह बाहर रह करके आप नियंत्रण नहीं कर सकते उसको, तो उसको प्रयोग का हिस्सा बना लीजिए और इस तरह से आप उसका भी प्रभाव देख सकते हैं। तो बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि प्रयोग के अध्ययन में लागू होती हैं। चूंकि हमारी चर्चा का विषय भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपकरण है, तो प्रयोग भी एक तरह का उपकरण है जो कि शोध की समस्या का समाधान करने के लिए प्रयुक्त होता है। आज हम चर्चा एक तीसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए करना चाहेंगे और वो है सर्वेक्षण। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि मनोविज्ञान के अतिरिक्त जो बहुत सारे विषय हैं उसमें सर्वे की बड़ी भारी भूमिका है। समाज विज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां पर सर्वे का बड़ा प्रचलन भी होता है और कई तरह का उसका उपयोग है। हम जो सर्वे करते हैं वो मुख्यतः दो तरह का हो सकता है। एक जो कि
क्रॉस सेक्शनल कहलाता है, जो कि भिन्न भिन्न समूहों को लेकर के आप एक ही समय अपना अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पर वस्तुतः आप एक जैसे चित्र खींचते हैं, स्नैप लेते हैं, फोटोग्राफ एक लेते हैं, उसी तरह का यह अध्ययन होता है, क्योंकि तथाकथित इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल सब एक साथ आपके सामने उपस्थित है। लेकिन अगर आप कोई लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे करें कि इस समय क्या परिस्थिति है और बाद में चल करके क्या उसमें परिवर्तन होता है, तो वहां पर आप पहले वाला जो आपका ऑब्जर्वेशन है सर्वे में, उसको बाद के ऑब्जर्वेशन से कार्य कारण के रूप में भी देखा जा सकता है। सर्वे का उपयोग इस रूप में भी हो, पेंडेमिक के पहले, पेंडेमिक के समय और पेंडेमिक के बाद किस तरह का परिवर्तन हो रहा है लोगों के पारस्परिक संबंध में। अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं, अगर आपने किया है, तो यह एक प्रकार का बढ़िया तुलनात्मक अध्ययन होगा, जिसमें कि आप पेंडेमिक का प्रभाव जो है जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्या उसका असर पड़ रहा है। बहरहाल हम जो सर्वे करते हैं, उस सर्वे का कई लाभ है। अन्य विधियों की तुलना में सर्वेक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न, विचार या कि वेरिएबल जो आसानी से प्रेक्षण में नहीं आ सकते, ऑब्जर्वेशन में नहीं आ सकते, उनके ऊपर आप आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकते हैं। और यह भी है कि सर्वेक्षण की तमाम पद्धतियां, जिनमें आप दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के ऊपर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। हमने एक शब्द पिछले व्याख्यान में प्रयुक्त किया था, और वो था अनऑब्ट्रूसिव, अर्थात बिना किसी काम में दखल दिए बाहर से ही उसकी गैर जानकारी में एक प्रकार से आप अध्ययन करते हैं। तो सर्वे में यह भी है कि आप दूर से आप उसका प्रेक्षण कर रहे हैं, तो उसके कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। हम सर्वेक्षण का उपयोग किसी एक खास तरह की पॉपुलेशन को अपने अध्ययन का विषय बनाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यह भी एक लाभदायक है कि आप कई समूहों की तुलना भी इसके द्वारा कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सर्वेक्षण किया जाता है वह किस तरह से किया जाता है। अब सर्वेक्षण जो है वो प्रश्नावली के माध्यम से हो सकता है। सर्वेक्षण जो है वह साक्षात्कार के माध्यम से हो सकता है, और साक्षात्कार के भी कई रूप हैं। जो सबसे परिचित रूप है वह है फेस टू फेस, जिसे कहते हैं, आमने सामने बैठ करके आपने लोगों को अपने प्रश्न प्रस्तुत किए और उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर आपको दिया। टेलीफोन से भी अब इंटरव्यू होता है। उसी का एक दूसरा रूप है जिसको फोकस ग्रुप कहते हैं, जहां पर एक समूह के साथ आप बातचीत में शामिल होते हैं और किसी एक विषय पर खास तौर से विचार करते हैं। तो सर्वेक्षण में एक और चीज है जो कि हम ध्यान में ला सकते हैं, वो ये है, जैसे मैंने कहा कि आपने साक्षात्कार किया तो आप प्रश्न पूछते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड भी हो सकता है। अब आजकल गूगल फॉर्म बनाया जाता है और उसको आप मेल कर देते हैं, और व्यक्ति जो है वह फॉर्म प्राप्त करता है, उस पर अपना उत्तर देता है। आप सर्वेक्षण जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। ये काफी अब प्रचलित हो रही है और उसके अपने लाभ भी हैं। हमारे सामने एक चुनौती आती है कि हम किस तरह के प्रश्नों का निर्माण करें, फिर प्रश्नों के उत्तर जो है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। ये कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं, और प्रश्न भी ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए कि
एक तरह का प्रश्न है जिसमें हाँ नहीं का उत्तर है, या फिर आप रेटिंग स्केल भी दे सकते हैं जिसमें 5 पॉइंट स्केल के ऊपर किसी को अपना उत्तर देना हो या रैंकिंग करना हो। आप पसंद पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से जिनको आप ज्यादा पसंद करते हैं उनको पहली रैंक दीजिए, फिर दूसरी रैंक दीजिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारी प्रश्नावली या साक्षात्कार में उत्तर के रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उस पर निर्भर करे कि आप किस तरह का प्रदत्त प्राप्त करेंगे और किस तरह का विश्लेषण उनका किया जाएगा। एक चीज ध्यान में रखिए कि जब हम मान लीजिए कि अपना सर्वेक्षण जो है, सर्वे जो है मेल से भेज रहे हैं, तो सर्वेक्षण अगर बड़ा लंबा हुआ, कहने को तो यह है कि आप जो भी उसकी रखना चाहे रखें, लेकिन प्राय यह पाया गया कि 10-15 मिनट से ज्यादा कोई समझ नहीं देना चाहता है। अगर बहुत लंबा आपने रखा तो आप चांस होते हैं, और इतने नहीं है, लोग उसको भरेंगे ही नहीं, उत्तर ही नहीं देंगे। आपका जो प्रश्नावली है वो आप पढ़ा ही रहेगा, लोग उस पर विचार नहीं करेंगे। अब हमारे प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं और उनके लिए रिस्पांस करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए किस तरह के विकल्प उपलब्ध होते हैं, ये सारी तैयारी शोधकर्ता को पहले से करनी पड़ती है। सरल प्रश्न से कठिन प्रश्न की ओर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और यह भी बड़ा आवश्यक है कि यह पहले से आप बता दें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह गोपनीय रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और उसकी जानकारी किसी और को नहीं प्राप्त होगी। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अगर यह सोचता है कि उसकी जानकारी का लाभ कोई और उठाएगा और वह गलत भी हो सकता है, तो इसलिए वो ठीक से उत्तर नहीं देगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम इस तरह की तैयारी करें कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो जरूर बनी रहे, बिना उसके जो है वह आपके पास विश्वसनीय आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे। एक जो समस्या आती है वो नॉन रिस्पॉन्डिंग की है कि लोग उत्तर नहीं देते हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। परंतु सर्वेक्षण जो है वह एक ऐसा उपकरण है जो कि लगभग किसी विषय में प्रयोग में आता है, और सर्वेक्षण से हमारा आशय प्रश्नावली और जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार, उसके आधार पर जो आप प्रदत्त एकत्र करते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। कैसे सर्वेक्षण की डिजाइन की जाए, कितना बड़ा उसका सैंपल रखा जाए, और वह सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, यह भी आपको सुनिश्चित करना होता है यदि उचित आपको परिणाम मिलते हैं। मैं यहाँ एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि हम साक्षात्कार का उपयोग करते हैं तो साक्षात्कार जो है वह केवल इस तरह के सर्वेक्षण में ही नहीं प्रयुक्त होता है, वह क्वालिटेटिव मेथड का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इंटरव्यू का अर्थ होता है दो व्यक्तियों के बीच का व्यू। क्वालिटेटिव इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का विस्तार है, वहां पर आप जो प्रश्न पूछते हैं उसका जो उत्तर मिलता है उसके आधार पर फिर प्रश्न पूछा जाता है। उसका एक और नाम है लॉन्ग इंटरव्यू। क्वालिटेटिव इंटरव्यू जो है अपने आप में बहुत ही विशद विषय है, जिसमें कि बड़ी गहराई से आप किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। कहने का आशय यह है कि इंटरव्यू का उपयोग कई प्रकार का हो सकता है। वह साधारण प्रश्न भी आपके हो, फोकस ग्रुप भी हो, और लॉन्ग इंटरव्यू भी हो, जो कि क्वालिटेटिव मेथड में प्रयोग में आता है। और वह इंटरव्यू भी होता है जब आप किसी नौकरी में साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो वहां भी इंटरव्यू होता है।
एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, एक मनोवैज्ञानिक है क्वेल, उन्होंने इंटरव्यू के ऊपर लिखी है, और वो कहते हैं कि इंटरव्यू के दो तरह के मॉडल हैं। जो खुदाई करता है ना, तो बेलचा लेकर के खोद खोद करके निकालता है। एक मॉडल तो वो है कि आप प्रश्न पूछते हैं तब तक कि जब तक कि अज्ञान का पता न चल जाए सामने वाला जो है, जैसा कि आपके नौकरी के साक्षात्कार में होता है। और दूसरा है जो कहता है कि वह एक ट्रेवलर है, कि एक नई दुनिया में नए स्थान पर पहुंचा तो नई जानकारी प्राप्त हुई, तो वहां पर रुचि जो है इसमें नहीं है कि उसके अज्ञान और ज्ञान का पता चला जाए, बल्कि आप नई कथा पाते हैं, नया नैरेटिव पाते हैं, कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त होती है। अर्थात इंटरव्यू का उपयोग जो है वह कई दृष्टियों से किया जाता है। इंटरव्यू के प्रश्न कैसे तैयार किए जाए और किस क्रम में उनको प्रस्तुत किया जाए, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। जो शोध करता है उसे ये सारे निश्चय करने होते हैं कि कितनी लंबी अवधि का इंटरव्यू होगा और कितना समय उत्तर देने के लिए दिया जाएगा, और अगला प्रश्न जो है वह उसके उत्तर पर निर्भर करेगा, या आपने तय कर रखा 10 सवाल आपने दाग दिए और उसका उत्तर आपने ले लिया। तो ये हमारे पास एक विकल्प है जो तरह तरह का प्रदत्त जो है वो हमको उपलब्ध कराता है। अब हमारे सामने विकल्प है कि हम किस तरह के उपकरण का उपयोग करें, इंटरव्यू का, प्रश्नावली का, प्रयोग का, साक्षात्कार का, किसका उपयोग हम करें, ये हमारे शोध प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। हम एक एक उपकरण के क्या तरीके हैं उनका उपयोग करने के लिए, इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसका एप्लीकेशन कैसा होगा यह आपकी शोध की समस्या के ऊपर निर्भर करेगा। हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा एक और करना चाहते हैं, क्योंकि इस श्रृंखला में ये अंतिम व्याख्यान है। जो हमने उल्लेख किया था कि हमारे पास अध्ययन करने में जो एक पद्धति है जिसे कि क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से आपके पाठ्यक्रम में नहीं उल्लिखित है, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण है उसको इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन भी कहते हैं, जिसमें कि इथनोग्राफी भी आती है, इंटरव्यू भी आता है, ग्राउंडेड थियरी भी आती है। मैं थोड़ी सी चर्चा ग्राउंडेड थियरी के बारे में करना चाहूँगा, आपके लिए वह आकर्षक हो सकती है। मैं अपने उन मित्रों को ध्यान में रख रहा हूँ जो कि अन्य विषयों के हैं, मनोविज्ञान में भी इसका उपयोग होता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी सामग्री आती है जो कि इंटरव्यू के या कथानक के रूप में या किसी और वाचिक रूप में हमारे पास उपलब्ध होती है। अब उसका उपयोग कैसे किया जाए और उसकी व्याख्या विश्लेषण की क्या पद्धति हो, यह हमारे लिए एक रुचि का प्रश्न होता है। ग्राउंडेड थियरी एक ऐसी गुणात्मक विधि है जो अनेक तरह की सामग्रियों के ऊपर प्रयोग में लाई जा सकती है। ग्राउंडेड थियरी वह विधि है जिसके अंतर्गत सिद्धांत का निर्माण पाए जा रहे प्रदत्त के आधार पर किया जाता है। जैसे आप ये देखें कि गांव में कोई निर्णय कैसे लिया जाता है, इसको जानने के लिए आपने एक उपन्यास उठाया हिंदी का, जिसका नाम है राग दरबारी। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। यह हमारी एक छात्रा थी, उसने ये देखने के लिए कि गांव से जो लड़की शहर आती है उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, उसकी आइडेंटिटी कैसे बदलती है, ये जानने के लिए
एक उपन्यास है जिसका नाम है मुझे चाँद चाहिए। ये सुरेंद्र वर्मा एक लेखक हैं, उनका हिंदी में उपन्यास था। उसने उस नॉवेल का विश्लेषण किया और उसके आधार पर यह देखने की कोशिश की कि आइडेंटिटी में, वुमेन्स आइडेंटिटी में कैसे परिवर्तन आता है। वैसे उस लड़की ने अपनी पीएचडी की थी, वो भी उसने 5 हिंदी फिल्मों में स्त्री की आइडेंटिटी क्या है इसका विश्लेषण किया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की सामग्री का आप विश्लेषण करते हैं तो आपको ग्राउंडेड थियरी का उपयोग करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर हम ग्राउंडेड थियरी का उपयोग करते हैं। ग्राउंडेड थियरी का विस्तार में विश्लेषण करने का समय नहीं है, कुछ परिचय कराने का मैं प्रयास अगले कुछ मिनट में करना चाहूंगा। ग्राउंडेड थियरी जो है वह मीनिंग को समझने के लिए चेष्टा करती है और पूरी जो सामग्री है, जो वाचिक सामग्री है, वर्बल मटेरियल है, चाहे वो कहानी हो या किसी का साक्षात्कार हो, वह सामग्री उठाई जाती है, ली जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है। और उसके विश्लेषण का एक खास नाम है, वह कहा जाता है कि वह उस सामग्री की कोडिंग करता है, कोडिंग। और वह कोडिंग क्या है? कोडिंग उस सामग्री को पढ़ करके उसमें अर्थ का निश्चय करना है और उस अर्थ को इकाई माना जाता है। आपने मान लीजिए कि एक वाक्य पढ़ा और उसमें आपको समझ में आया कि आक्रोश उसमें व्यक्त हुआ है, तो उसके बगल में आप लिख दीजिए आक्रोश। हम उदाहरण एक दे रहे हैं। फिर आपने आगे पढ़ा और देखा कि वहां पर एक इच्छा का दमन हो रहा है, तो आप लिखिए इच्छा का दमन। आप आगे पढ़े, कुछ और आपको मिला, तो वहां पर एक एक शब्द नहीं, उस वाक्य से, वाक्यांश से या 2 वाक्य से क्या अर्थ निकल के आ रहा है। तो जो पहली कोडिंग की जाती है वह अर्थ की इकाइयों में उसको बदल दिया जाता है। उस पूरी सामग्री को अर्थ की इकाइयों में बदला जाता है। ये पहली कोडिंग होती है। अब आपके पास यह अर्थ की इकाइयां आ गई, उतनी बड़ी सामग्री, उसका रूप ये हो गया। अब आप ये देखिए कि अगली कोडिंग होती है जिसे कहते हैं कि एक्सियल कोडिंग, उसका नाम है। और उसे इस रूप में देखा जाता है कि एक मीनिंग यूनिट का दूसरी मीनिंग यूनिट से क्या संबंध है, परस्पर यह कैसे उससे जुड़ रही है। ध्यान दीजिए, अब एक एक शब्द नहीं, जो अर्थ की इकाइयां हैं उनका पारस्परिक संबंध देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद लगा कि अरे नहीं, आगे जो आपने पढ़ा उसके आधार पर पहले वाली समझ आपकी बदल गई, तो आपको छूट है कि आप उसको पुनः बदल दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर आपको लगता है नहीं 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 नहीं, इसको तो ऐसे होना चाहिए, तो आप ये बदलाव भी कर सकते हैं। तो यह जो समझ पैदा होती है, यह पूरी आपकी उस सामग्री के साथ इंटरेक्शन के ऊपर इवाल्व करती है। आप उसको किस तरह ग्रहण कर रहे हैं, क्या अर्थ आप निकाल रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो इस सामग्री को अर्थ की इकाइयों, उनके पारस्परिक संबंधों, फिर उसके ऊपर अगले स्तर पर आप जाते हैं, फिर अंत में एक और स्तर पर आप जाते हैं और एक नरेटिव पैदा होता है। और इस तरह के विश्लेषण के आधार पर आप एक सिद्धांत विकसित करते हैं। सिद्धांत हो सकता है कि यह विकसित हो कि भाई इच्छाओं का दमन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये परिवर्तन हुआ। यह चित्र, एक नरेटिव आपके पास खड़ा होता है। उस नरेटिव में
उस जीवन का यथार्थ या उस जीवन के उस पक्ष का यथार्थ का एक स्वरूप निर्मित होता है। उसका निर्माण आप उस सामग्री से करते हैं। आप एक फिल्म देखिए और उसका भी विश्लेषण ऐसे कर सकते हैं। किसी का साक्षात्कार लिए हो उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सामग्री का अर्थ की दृष्टि से जो विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के कई चरण होते हैं और उसके आधार पर एक आख्यान निर्मित होता है। ब्रूनर नामक एक बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने यह बड़ा सुंदर विचार दिया है कि हम यथार्थ को समझने के लिए दो तरह का सोच, दो तरह की तर्कना का उपयोग करते हैं। एक उन्होंने कहा कि यह तो पैराडिग्मेटिक थॉट है और दूसरा जो है नरेटिव रियलिटी का कंस्ट्रक्शन है। जो विधि यहाँ पर चर्चा में है ग्राउंडेड थियरी, वहां पर नरेटिव रियलिटी कंस्ट्रक्शन जो है हमारा प्रश्न होता है और उसके द्वारा हम अर्थ की इकाइयों के पारस्परिक संबंध के आधार पर किसी गोचर, किसी फेनोमेनन, किसी स्थिति का एक आप कह लीजिए कि चित्र जो है वह विकसित करते हैं कि इनमें आपस में इस प्रकार के संबंध हैं। ध्यान दीजिए कि यह चित्र एक जो कॉन्सेप्चुअल मैप आप डेवलप करते हैं, वह कॉन्सेप्चुअल मैप पुनः आप उसी डेटा में जा करके चेक कर सकते हैं कि क्या उसी के अनुरूप वह वर्णन है और वह सिद्धांत हमारे लिए बाद में किसी और प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयोग में आ सकता है। प्रायः हमारा जो जीवन चलता है उसमें चाहे अनचाहे हम इस तरह का नरेटिव रियलिटी कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनको आपस में जोड़ करके उसका एक चित्र, एक नक्शा हम बनाते हैं। यह ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, यह उससे जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ यह है। तो नरेटिव कंस्ट्रक्शन रियलिटी का कैसा है उसका, इसको ग्रहण करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, ग्राउंडेड थियरी का उपयोग करते हैं। एक और रोचक विधि का हम उल्लेख आपसे करना चाहेंगे जिसका शीर्षक बड़ा आकर्षक है, जिसका उल्लेख आपकी सूची में नहीं है। परिचय कराने के लिए, आपकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए मैं उसे कह रहा हूं। उसे कहते हैं कोऑपरेटिव इंक्वायरी। यह बहुत ही रोचक है और यह एक दूसरा ही एक्सट्रीम है, दूसरा ही छोर है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी में शोधकर्ता और जो प्रतिभागी है, इन दोनों की भूमिकाएं जो हैं वह एक दूसरे से बदली जाती हैं। आप बड़े भारी समाज वैज्ञानिक हैं, आप गरीबी का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप गरीब से मिलिए और गरीब से आप जानकारी लीजिए और फिर वह गरीब जो है आपसे जानकारी लेगा, आपसे पूछेगा। रिसर्चर और पार्टिसिपेंट की भूमिकाएं एक साइकिल में चलती हैं। जो रिसर्चर है वह रिसर्चर की भूमिका में, और जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेंट की भूमिका में, और बाद में पार्टिसिपेंट जो है रिसर्चर की भूमिका में, और जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट की भूमिका में आता है। तो मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ज्ञान की यात्रा में प्रायः हम यही मानकर चलते हैं शोधकर्ता अधिक ज्ञान रखता है और जिससे जानकारी आप ले रहे हैं वह तो मूर्ख है, वह कुछ नहीं जानता है, वह तो केवल आप
बड़े बुद्धिमान हैं तो उससे आप डेटा प्राप्त करते हो, वह डेटा देने वाला स्रोत है, इससे अधिक उसकी कोई भूमिका नहीं है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी में वस्तुतः उस ज्ञान का ऑथर जितने आप हैं उतना ही आपका प्रतिभागी भी है। एक शोधकर्ता जिनका नाम है रीजन, REASON, उन्होंने इस तरह के विधि को प्रस्तुत किया, पुस्तक है इसके ऊपर, बाकायदे इसका उपयोग तमाम तरह के प्रश्नों में किया जाता है अध्ययन करने के लिए। तो ये जो कोऑपरेटिव इंक्वायरी है उसमें शोधकर्ता और जो प्रतिभागी है इसकी भूमिकाएं एक दूसरे से अदल बदल की जाती हैं, तो एक दूसरा ही छोर है। प्रायः तो यही हम पाते हैं ना कि जो शोध करता है वही सब कुछ का मालिक है। तो ज्ञान के सीढ़ी पर वो जो शोध करता है वह ऊंचाई पर स्थित है और जिससे आप जानकारी ले रहे हैं वो नीचे स्थित है। तो ये जो एक प्रकार का असंतुलन है उसको दूर करते हुए कोऑपरेटिव इंक्वायरी में उसको भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि जो शोध करता है वह। ऐसा कैसे होगा कि वह नहीं जानता है, उस गरीब जो है वह गरीबी को नहीं जानता है, जो इकोनॉमिस्ट है वह गरीबी को ज्यादा जानता है। यही तो हम लोग करते हैं ना। तो गरीबी की परिभाषा आज तक भी स्पष्ट रूप से हमको नहीं पता हो गई, पता हो सके। तमाम तरह की परिभाषा है, लेकिन गरीब भी है, गरीबी भी है, गरीब गरीबी को जानता भी है। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि ज्ञान में जो पार्टिसिपेंट हैं और जो रिसर्चर है उसकी भूमिका पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि उसका स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। तो पॉजिटिविस्ट मेथड एक तरह के हुए, क्वालिटेटिव दूसरा हुआ जिसमें कि सब्जेक्टिविटी को महत्व दिया गया, और अब उससे एक कदम आगे बढ़ करके कोऑपरेटिव इंक्वायरी हमारे सामने यह विकल्प प्रस्तुत करती है कि हम जानकारी के निर्माण में, ज्ञान के निर्माण में दोनों की सहभागिता को सुनिश्चित करें। ज्ञान पर एकाधिकार जो है किसी का नहीं है, यह बात उसमें दिखाई पड़ती है। और बहुत ही रोचक विधि है और बहुत गंभीर उसके आशय और अर्थ होते हैं। तो मानव अनुभव जो है उनका विश्लेषण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। अनऑब्ट्रूसिव का मैंने आपको उल्लेख किया था। अब तमाम तरह के अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स का उपयोग करके आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। यहां तक कि ऐसे भी अध्ययन है कि आपके घर से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसका विश्लेषण करके आपकी जीवन शैली का हम निर्धारण कर सकते हैं। जिस घर से कौन सा कूड़ा निकलता है आप देखिए। और भी बड़े रोचक प्रयोग किए गए हैं। एक उदाहरण मैं दूं कि लोगों में सद्भाव और भेदभाव किस प्रकार के हैं यह जानने के लिए एक शोधकर्ता ने लिफाफों पर पता लिखा और उसके ऊपर टिकट भी लगा दिया, श्वेत और अश्वेत। ठीक है, श्वेत और अश्वेत लोगों का पता भी लिखा था और उसने क्या किया कि श्वेत और अश्वेत क्षेत्रों में जा करके वह लिफाफा गिरा दिया और उसके बाद देखा कि कितने लिफाफे श्वेत और अश्वेत क्षेत्र से श्वेत और अश्वेत पतों पर पहुंचे। पूछा नहीं गया किसी से। अब लोगों ने उठा करके उसको डब्बे में डाला तभी तो वो पहुंचेगा। और उससे पता चला कि श्वेत क्षेत्र में श्वेत और अश्वेत के कितने पत्र जो है डाले गए और कितने अश्वेत क्षेत्र में श्वेत और अश्वेत डाले गए। किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। यह अनऑब्ट्रूसिव मेजर था, यह देखने के लिए कि लोगों का व्यवहार किस प्रकार का है।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शोध को और शोध की विधियों को बड़े ही सीमित ढंग से हम देखने की कोशिश करते हैं, और हमको यह देखना चाहिए कि किस तरह से अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। हमारे एक सहयोगी वो प्रोफेसर हैं एक जगह, वो महिला है, उन्होंने शोध का विषय अपना रखा था प्रो सोशल बिहेवियर। छोटे बच्चों में, दर्जा 2-3 के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में किस तरह से प्रो सोशल बिहेवियर, जैसे हेल्पिंग है, किसी का मदद करना हुआ, या कुछ और इसी तरह के तमाम सारे व्यवहार हैं, कोऑपरेशन है, तो नेचुरली वो कैसे करते हैं इसके उद्यम हम लोगों ने किए, और ये देखा कि वो बच्चे वो व्यवहार कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्व किया। या एक और हमारे साथ उन्होंने शोध किया, उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि बच्चे कैसे क्रिएटिव ढंग से, यदि उनको सीखने का मौका मिले तो कैसे सीखते हैं। तो शोधकर्ता ने गणित के एक पाठ को नाट्य रूप में बदला और बच्चों के साथ खेल खेल में उसको पढ़ाया। पढ़ाया नहीं, उसको नाट्य रूप में नाटक खेला, और तो वो सीख भी रहे थे और नाटक भी कर रहे थे। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, अंशतः 3 साल तक या 2 साल तक चली थी। उन्होंने छुट्टी ली थी, अध्यापिका थी, उन्होंने छुट्टी ली थी, उनकी नाट्य में रुचि थी। क्रिएटिव ड्रामा ये शब्द है। तो इस क्रिएटिव ड्रामा में बच्चे भाग भी ले रहे थे और सीख भी रहे थे, और उनकी क्रिएटिविटी का भी मापन किया गया और उनकी उपलब्धि का भी मापन किया गया, और देखा गया कि कैसे उनमें यह बदलाव आ रहा है। मेरा ख्याल है कि कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चों को लेकर के साल भर तक यह काम किया गया, और देखा गया कि 3 वाले जब 4 में पहुंचे और 4 वाले 5 में पहुंचे तो उसमें किस तरह का बदलाव। इसमें ऑब्जर्वेशन भी था, एक्सपेरिमेंट भी था। तो हमको अपनी शोध की आवश्यकता और शोध प्रश्न के अनुसार विश्लेषण करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, और तमाम तरह की चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। हमारी दिक्कत यह हो गई है कि हम आंख मूंद करके एक खास तरह की विधि में रुचि लेने लगते हैं, वही हमारे लिए प्रमुख हो जाती है। परीक्षण में रुचि लेते हैं, वही हमारे लिए प्रमुख हो जाती है। हमको तमाम तरह की चीजों का अध्ययन का में उपयोग करना चाहिए। एक हमारे विद्यार्थी ने जो ब्लॉग लोग लिखते हैं उसको इकट्ठा किया और देखा कि क्या लिखा है, उसके आधार पर विश्लेषण किया। तो दुनिया में नाना प्रकार की शोध की सामग्री विद्यमान है। आप हिंसा पर अध्ययन करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप अखबार में जो घटनाएं छप रही हैं आप उनका विश्लेषण करिए ना। उससे आपको पता चलेगा कि कितनी इमोशनल घटनाओं को लेकर के हैं, कितनी राजनैतिक के नाते हैं, कितनी सामाजिक के नाते हैं। आप करके देख लीजिए। तो हमारे सामने तरह तरह की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, संसाधन हैं जिनकी ओर ध्यान जाना चाहिए। हाँ, शोध भी एक अनुशासन है, डिसिप्लिन में रह करके आप कार्य करें, सुनिश्चित करें कि आपके अध्ययन की प्रामाणिकता हो, और उस अध्ययन में जो भी प्रश्न आप उठाएं वहां पर आप सुनिश्चित करें कि आप ठीक से प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं।
आपके जो प्रश्न हैं वह उपयोगी हैं कि नहीं, आपके प्रश्न जो है ज्ञान का विस्तार करने की दिशा में जा रहे हैं या केवल जो कुछ मालूम है उसी को दोहरा रहे हैं। तो शोध जो है वह रिसर्च में शब्द को सुन करके लगता है कि जो हो चुका है उसको दोहराना, रिसर्च ज्यादा उचित शब्द है क्रिएशन ऑफ नॉलेज। शोध का उद्देश्य जो है वह क्रिएशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान सृजन उसका उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञान में अभिवृद्धि करना उद्देश्य होना चाहिए, न कि जो स्थापित है उसको पुनः स्थापित करना। भ्रम दूर हो जाना चाहिए हमारे मन में। और समाज विज्ञान तो अनेक संभावनाओं वाला विषय है और अनेक मॉडल हैं, अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार की सामग्री है जिसका उपयोग करना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण आपको दूं। कुछ वर्षों पहले हमारी और हमारे कुछ मित्रों की रुचि हुई कि बुद्धि का क्या आशय होता है समाज में, लोग कैसे उसे समझते हैं, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। वो पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है हम लोग के कार्य की, तो कई लेख भी प्रकाशित हैं। तो हमने कहा कि अच्छा अब इसको कई ढंग से देखा जाए। तो हमने हिंदी के मुहावरों को लिया जो बुद्धि और उसके स्वरूप और उसके उपयोग से जुड़े हुए हैं, उसका विश्लेषण किया। हमने गांव के अनपढ़ लोगों से बात की, उनका साक्षात्कार किया। गांव के अनपढ़ और देश के कई क्षेत्रों में, और उनसे पूछा कि भाई कि बुद्धि का क्या मतलब आप समझते हो। और पढ़े लिखों से तो किया ही, बच्चों से, युवा से, बिना आयु वर्ग के लोगों से, और उसके आधार पर विश्लेषण किया। हमने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया जहां पर विजडम और इंटेलिजेंस का बड़ा विस्तृत वर्णन है। तो हमने लोगों से पूछा और जो स्कूल्ड और अनस्कूल्ड है दोनों तरह के लोगों से पूछा। हमने यह भी देखा जो सिद्धांत हैं वो तो हमको पता ही है बहुत सारे, उनमें क्या कहा गया है, और जो हमारा शास्त्र बताता है वो क्या कहता है, और सामाजिक जीवन में जो मुहावरे हैं उनमें भी बड़ी सार्थक बातें हैं। और फिर हमने देखा कि आपस में इनका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, बुद्धि का क्या स्वरूप होता है, उसका विश्लेषण किया और प्रस्तुत भी किया, प्रकाशित भी किया। तो हम किसी एक पद्धति से नहीं जोड़े रहे कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट तो नाना प्रकार के हैं, नाना तरह की बातें कहते हैं। हमारा कहने का आशय ये है, जो हमने अभी कई उदाहरण आपको दिए, कि शोध जो है वह आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको मारने वाला नहीं होना चाहिए, उसको समृद्ध करने वाला होना चाहिए। आप सृजनशील ढंग से अपनी चीजों को पढ़ें, लिखें, समझें। तो मैंने तो उपन्यास का विश्लेषण करके उसने एमफिल किया था, फिल्मों का विश्लेषण करके उसने पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, और इस समय अमेरिका में है। एक विद्यार्थी, वो भी शायद अब बाहर ही है, उसने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि विपासना का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जाओ तब करो तुम विपासना। अब उसने स्वयं विपासना का जो अनुभव किया, उसका जो विश्लेषण किया, वही उसका कार्य रहा। क्यों न रहे, आप कैसे उसका अध्ययन करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो शोध को प्रतिबंधित करके रखना और सोचना ठीक नहीं है।
हाँ, जो करिए वहां पर आप प्रतिबंधित रहिए कि उसके जो मानक है, उसकी जो जरूरतें हैं वो आप जरूर पूरा करें। क्वालिटेटिव को क्वालिटेटिव ढंग से करिए, कोऑपरेटिव इंक्वायरी को उसके अनुसार करिए, और मात्रात्मक अध्ययन उसके अनुसार करिए, उनमें इधर उधर मत करिए। संकट पैदा हो जाएगा, तब आप व्यर्थ का काम करेंगे। तो जहां है उस अनुशासन के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, लेकिन आपको तमाम विकल्पों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। केवल यही प्रश्न आपके मन में न हो कि कौन सा क्वेश्चनर चाहिए मैडम बता दीजिए, कौन सा टेस्ट चाहिए ये बता दीजिए, ये उचित नहीं होगा। आप अपनी समस्या के अनुसार खूब रुचि से नई विधि का उपयोग करिए, नए ढंग का कार्य आप करिए, उसका स्वागत होगा, उसे महत्व मिलेगा। और नहीं करते हैं तो ठीक है, कुछ तो हो ही जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे रिसर्च करने का कोई उचित परिणाम नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपको डिग्री मिल जाएगी। मैं अपनी बात यहीं रोकूंगा, और मैंने आभा जी से कहा था कि जिसको प्रश्न जो हो पूछना वह हमसे पूछे, और शेष समय में हम उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रैक्टिकल और बहुत सारी ये जो विधियां बताई बहुत ही रिचपूर्ण रही। वो बात अलग है कि अभी हमारे विद्यार्थियों और मैं अपने को भी इंक्लूड करती हूँ कि क्वालिटेटिव मेथड बहुत ज्यादा नहीं पता है, गहनता के साथ नहीं पता है। पर ऐसा लगता है कि अगर इस जो बातें आपने अभी बताई कि किस तरह से हम नवाचार के द्वारा, नई विधियों के द्वारा उसका ये समझते हुए कि प्रश्न का टाइप, जो भी आपकी शोध समस्या है वो किस प्रकार की है और कहाँ पर कौन सी विधि अधिक उपयोगी रहेगी। तो विद्यार्थियों, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगी, मैंने सुबह ही आप लोगों को कहा था कि आप अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है वो आप लोग सर से पूछ लें। तो जो भी है एक एक करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर एक प्रश्न है, अभी जैसे आपने बताया ना कि एक स्टूडेंट ने मूवी का जो ना रिव्यू करके उन्होंने पीएचडी की, तो हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो वीडियो फॉर्म में डेटा है, क्या हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि वह आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए लाभदायक है। जी जरूर आप करें, जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ा डेटा का स्रोत है ये तमाम सारे जो वीडियो उपलब्ध है किसी विषय में भी। अब इस समय ये विजुअल डेटा जो है वह आप ये देखिए कि उसमें तो वास्तविकता के बड़े निकट से जानकारी आपको प्राप्त होती है, क्योंकि किसी घटना का अगर वीडियो है तो हम आशा करते हैं कि वो एक वास्तविक घटना का वीडियो होगा, और उसमें जो जानकारी होगी वो सत्य के अधिक निकट होगी। अब उसमें सोशल डिजरेबिलिटी का काम नहीं कि चलेगा, उसमें जैसे है वैसे आपको मिलेगा। जी जी तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी सर, ठीक सर, थैंक यू सर। और आप में से जो लोग पूछना चाहें वो अपना प्रश्न रखें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मैं डिफेंस स्टडीज का स्टूडेंट हूँ, और जो मेरा टॉपिक है वो ये है सर कि मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें हम किस तरीके से सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता अचीव कर सकते हैं। सर जब मैं ये पढ़ रहा था, इसके बारे में लिटरेचर रिव्यू कर रहा था, तो मुझे एक टेक्निकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हुआ। अब सर आपने जो इंटरव्यू मेथड के बारे में बताया था सर, उससे रिलेटेड मेरे कुछ सवाल हैं और थोड़ी सी जिज्ञासा भी है। सर अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में इंटरेस्ट है तो पहला मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि किसी मिलिट्री एविएशन टेक्निकल एक्सपर्ट जो उस इंडस्ट्री में है,
उन्हें हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इंटरव्यू मेथड के लिए। दूसरा ये कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड में कितने लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए कि जिससे हमारे जो सवाल हैं, हमारा जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, उसका प्रॉपर डेटा कलेक्शन हो सके और हमें ये पता चल सके कि हमारा रिसर्च एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है। सर एक सवाल और, आपने कोयल की एक बुक बताई थी इंटरव्यू पे, तो उसका सर अगर आप नाम भी पूरा बता सकें। सर ये सवाल है कुछ। अच्छी बात। बधाई आपको, आपने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर शोध करने का निश्चय किया है। मेरा इसमें दो तरह का सुझाव रहेगा। एक तो ये कि जो विषय है वह आपका बड़ा ही संवेदनशील है और आज की तारीख में तो उसकी संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है, अगर आप जो घटनाक्रम आप देखें। जी सर। और उसका महत्व भी बढ़ गया है कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं डिफेंस के क्षेत्र में। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि उसकी जरूरत कितनी है, लोग उसके ऊपर बात करने लगेंगे, और दूसरी है कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं समझता हूं कि इसके लिए जो बेसिक डेटा होगा वह यह आकलन करना होगा, ये इवैल्यूएट करना होगा कि हमारी जरूरतें क्या हैं और भविष्य में क्या जरूरतें होने वाली हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आप यह निश्चय कर पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको क्या करना चाहिए। और इस तरह की समझदारी बहुत थोड़े से लोगों में ही होगी, और वह प्रामाणिक जानकारी हो, ये और भी जरूरी है। क्योंकि कुछ भी आप लिख दें और उसको छपवा दें तो वह जो है बहुत गलत अर्थ भी दे सकता है और गलत इंप्रेशन भी दे सकता है। तो आपको तो हार्ड डेटा भी जो प्रामाणिक हो, जो हमारे सेना के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, आप उनको संतुष्ट करिए कि हम किस तरह से उनके कार्य में सहयोग देने वाले हैं। गोपनीयता का भी बड़ा भारी प्रश्न आएगा कि आप कितनी बातें वो आपको बताएंगे और कितनी बातें आपको नहीं बताएंगे। यह आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी कोई नहीं देने वाला है। जी सर। तो आप जिस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वह बड़ी चुनौती वाला है और बहुत जटिल है। अब भारत का जो सेनापति है या जो हर आदमी को भी इसकी जानकारी नहीं होगी जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं। वह तो केवल वो लोग जो कि इस सामग्री से डील करते हैं, उसको अरेंज करने, उसको प्रोक्योर करने, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसकी सप्लाई के लिए, ये सारे प्रश्न का उत्तर देने वाले वास्तविक लोग जो होंगे वो बहुत ही थोड़े होंगे, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रैंडम सैंपल की बात नहीं है और न यह कि बहुत बड़े सैंपल की बात है। मैं तो समझता हूं कि अगर दो एक भी ऐसे लोग आपको मिल जाएं, जो कि एक बात तो हुई कि डेटा आपका क्या है, और डेटा बहुत सा जो कि पब्लिक क्षेत्र में उपलब्ध है उसको आप देख करके उसका विश्लेषण करिए। आप वो सेकेंडरी डेटा होगा लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो आपको सेकेंडरी डेटा की एनालिसिस करनी होगी, और कुछ लोगों को जो कि उसके बड़े निकट हों, थोड़ा उससे दूर हों, थोड़ा उससे ज्यादा दूर हों, सेना की कार्यवाही से, कई तरह के समूह से जितने लोग मिल जाए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ये तो प्रश्न ही नहीं है कि इसमें कोई रैंडम सैंपल होगा, ये तो शुद्ध अति पर्पसिव सैंपल होगा जो कि जिसको इसकी पहचान हो। तो संख्या के ऊपर आप मत जाइए, आप यह प्रयास करिए, क्योंकि इसमें कोई चीज आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आप वस्तुतः वर्णन कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए। उसका आकलन करने के लिए जो सेकेंडरी डेटा है उसका आप उपयोग करिए,
जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है सामग्री, जो और विश्लेषण हुए हैं उनका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी रिपोर्ट आती, तो कई स्रोतों से लेकर आपको मिलाना पड़ेगा कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है, और तभी आप इस मार्ग पर आगे जा सकते हैं। और तब भी अंत में मैं यही कहूंगा, आपको पूरी जानकारी कभी भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि अत्यंत संवेदनशील विषय है, और जो कई क्षेत्रों के, मैंने कहा ना कि वेरी क्लोजली रिलेटेड, थोड़ा उससे जो दूर उससे जुड़े हुए हैं, और लोग जो जुड़े हुए हैं। बल्कि अच्छा हो कि आप अपने शोध में यह देखें कि पत्रकार क्या कहते हैं, आम आदमी क्या कहता है, और सेना के वे लोग जो उससे निकट से जुड़े हैं और जो दूर से जुड़े हैं। ये 3-4 तरह के समूह लीजिए और देखिए कि इसके बारे में क्या उनका आकलन है। फिलहाल सर एक छोटा सा पॉइंट है इसमें जी सर, मेरे दिमाग में ये चीजें बार बार आ रही थी कि हम इसको स्कॉलरी पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं। तो जो एविएशन इंडस्ट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, अगर वहां के स्तर पे हम किसी उच्च पद पे मतलब जो अधिकारी हैं उनसे अगर ये पूछे कि टेक्नोलॉजी एक्विजिशन में या डेवलपमेंट में आपको क्या दिक्कतें आ रही, इवन जो हमारे आईआईटीज वगैरह हैं वहां पर भी जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स हैं, अगर हम उनसे ये बात करके पूछते हैं या फिर उनका इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और एक्विजिशन में हमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पर सर आके मेरा जो लिमिटेशन है, स्कोप है उसका रिसर्च का, वो आके सेट हो रहा था। मैं थोड़ा सा इस बात से परिचित हूँ कि रक्षा क्षेत्र में अगर मैं जाऊंगा या किसी से पूछूंगा तो वो मुझे जानकारी नहीं देंगे इस विषय में, लेकिन अगर स्कॉलरी पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाए तो उनसे सर इंटरव्यू के लिए कैसे पूछा जाए या उस विषय में क्या करना चाहिए, उस पर सर मैं थोड़ा जानना चाहता था। नहीं तो मेरा ख्याल है कि तो अगर आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं एरोस्पेस के आईआईटीज में या किसी और यूनिवर्सिटी में जहां इस तरह का शोध हो रहा है, उन डिपार्टमेंट्स में जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको आप अपने अध्ययन का हिस्सा बना सकते हैं और उनसे साक्षात्कार आप कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को डेवलप करने के पहले भी उनसे मिलिए कि किस तरह के प्रश्न जो है वह पूछे जाने चाहिए। एक सामान्य बुद्धि से जो समझ में आता है और जो टेक्निकल दृष्टि से है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो बहुत सारी जो जनरल क्यूरियोसिटीज हमारी हैं वो बहुत अर्थ नहीं रखती हैं जब हम टेक्नोलॉजी एक्विजिशन की बात कर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा शब्द है टेक्नोलॉजी एक्विजिशन। अब जैसे इंजन वाला एक बड़ा भारी मसला है, किस तरह के इंजन का उपयोग किया जाए। तो अलग अलग क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी में कितने हम आत्मनिर्भर हैं और कितने बाहर से हम मंगा, ये सारे सवाल क्या करंट सिचुएशन है, ये एक पढ़ करके समझ करके और उसका आकलन करने में उन विभागों, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसर्च अपना कर रहे हैं बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेकर के। जैसे मैंने इंजन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बड़ी भारी प्रोजेक्ट, वो लाइट एयरक्राफ्ट जो है हल्के वाले बनाए जाएं, तेजस बना है, और भी बहुत सारा उपक्रम चल रहा है। तो हमें लगता है कि जो आपकी शब्दावली है वो बड़ी व्यापक है, और जब उनसे आप मिलेंगे तो उसको आपको डिलिमिट करना पड़ेगा, परिसीमित करना पड़ेगा कि कहाँ पर आप, या कंपैरेटिव आप कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में अधिक है, किस में कम है, क्या स्थिति है, इसका तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक तरह की पायलट स्टडी आपको उनके साथ मिल करके समझने की जरूरत होगी कि आप कहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जी सर, कोयल की जो बुक थी इंटरव्यू पे सब, उसके बारे में भेज देंगे। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, और आप सर प्रणाम। सर प्रणाम, मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है। जी प्रबल जी। मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार का छात्र हूँ। बहुत सुंदर। मैंने सर टॉपिक जो चुना है
उसका शीर्षक है डिजिटल क्रांति का हिंदी समाचार पत्रों पर प्रभाव। हम्म, और अध्ययन क्षेत्र सर मेरा कानपुर है। हम्म। तो सर इसमें मेरा एक सवाल था सर कि जो शीर्षक है इसमें हमको सर किस पद्धति के तहत काम करना चाहिए, इस पर थोड़ा सर प्रकाश डाल सके। देखिए, एक बार फिर से अपना टॉपिक बोलिए। सर डिजिटल टॉपिक क्रांति है का डिजिटल क्रांति का हिंदी समाचार पत्रों पर प्रभाव। टॉपिक आपका है, आपके गुरुजी का है, तो मैं इसमें क्या दखल दूं, लेकिन इसमें क्या चीज छूटी है और क्या शामिल है ये तय कर सकते हैं आप। अब डिजिटल क्रांति कह देने से सुनने में बड़ा सुंदर लग रहा है, जी लेकिन इस डिजिटल क्रांति को अनपैक करिए, इसको खोलिए, तो इसमें क्या शामिल करेंगे आप। डिजिटल क्रांति का एक अर्थ तो यह हुआ कि पहले लोग बैठ करके एक एक अक्षर जो है उसको रखते थे, तब जो है अखबार बनता था। और अब जो है वो कंप्यूटर पर टाइप करते हैं और सब काम खटाखट हो जाता है। डिजिटल क्रांति का जो इसको अगर आप कायदे से देखें तो कई पक्ष हैं उसके। सामग्री का आकलन और संकलन करना, आदमी कहीं से बैठ करके और टाइप करके और आपको मेल कर देता है, व्हाट्सएप कर देता है लिखित, और फिर आप खट से उसको शामिल कर लेते हैं अपनी पत्रिका में, अपने अखबार में। जी। तो डिजिटल क्रांति सूचना को संकलित करने, प्रोसेस करने और उसको अखबार पत्रिका का रूप आकार देने में, तो डिजिटल क्रांति जो है केवल एक चीज थोड़ी है, उसके बहुत सारे अवयव हैं। जी। तो समाचार पत्र का जो निर्माण है, सामग्री के संकलन से लेकर के उसका अंतिम रूप देने का, इन सबके विभिन्न चरणों में और अलग अलग लोगों की भूमिकाएं हैं। तो उसको प्रोसेस करने में सबसे बड़ा तो यही हुआ कि देश काल जो है उसकी सीमा का आपने अतिक्रमण कर लिया। विश्व से, भारत से, चारों ओर से सामग्री आ रही है और उसको आप किसी अखबार के, अब आज की तारीख में ऑफिस में जाइए तो आप पाएंगे सब लोग कंप्यूटर पर बैठे हैं और सामग्री आ रही है और उसी को वहां पर ठीक कर रहे हैं और कैसे जोड़ रहे हैं, कहाँ घटा, सारी जो प्रोसेसिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है। जी। तो ये जो डिजिटल क्रांति है उसका आप भिन्न भिन्न पक्ष आप बांट दीजिए कि सूचना का संकलन, फिर सूचना का व्यवस्थापन कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, और क्या क्या उसमें सुविधाएं हुई हैं और क्या असुविधाएं हुई हैं, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अब कह रहे हैं कि समाचार पत्र पर प्रभाव, तो अब समाचार पत्र पर प्रभाव को भी, इसको भी आपको डिकोड करना पड़ेगा। जी। समाचार पत्र ज्यादा वितरित हो रहा है, जल्दी वितरित हो रहा है, यह भी देखना होगा। यह भी देखना होगा कि उसमें चित्र की जो सज्जा है और उसमें आप कलर कॉम्बिनेशन, तमाम तरह से उसमें बदलाव आया है। पहले अखबार केवल ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। जी। बचपन में हमारे जो अखबार आते थे वो सफेद और काले बस, और अब जो है रंगीन अखबार हो रहे हैं। जी। और यही नहीं, अब आप देखिए तो फॉन्ट जो है उसका छोटा बड़ा नाना प्रकार का होता है, कैसे उसको कंबाइन करते हैं। तो उसकी जो शब्दावली है, जो टेक्निक है, उसकी पूरी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है। जी। और आपको एक पक्ष यह भी लेना चाहिए कि जो समाचार पत्र पर प्रभाव कह रहे हैं ना, तो उस समाचार पत्र को जो पढ़ता है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, यह भी आपको लेना चाहिए। जी जी जी। तो आपको रिपोर्टर भी और दफ्तर में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी, और जो लोग उसके उपभोक्ता हैं
वाकई जी, तीनों की दृष्टि से आप समाचार पत्र पर प्रभाव को देखें और बहुत जी, सारे पहलू हैं इसके। जी जी। धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून सर। जी सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन अडॉप्ट करते हैं एज अ मेथड, तो सर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे सर? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि यह सोचने की जो हमारी पद्धति है उसमें हम अपनी समझदारी के लिए यह देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं, उस रेगुलरिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रवाह किधर से किधर जा रहा है, कौन सी चीजें किसको प्रभावित कर रही हैं। और ये तो हर एक शोध में, चाहे जी वो सर। साहित्य का हो या कहीं का भी हो, वहां जी। पर ये प्रवाह जो है कि किस साइड से किधर जा रहा है, ये तो आप देखते ही देखते हैं। हमारा दिमाग भी इसी तरह से काम करता है। जी। तो ये तो कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, इसे कर सकते हैं। सर जैसे मेरा टॉपिक है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द यूथ इन टियर। सर आपका माइक म्यूट है सर। हाँ बोलिए। जी सर। सर मेरा टॉपिक है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द यूथ। सो इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया था सोशल मीडिया एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कृष्णन जी को चेक वर्क देना था और सर एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल सर। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन व्हेन आई स्टार्टेड माय लिटरेचर रिव्यू आई वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड सर। तो इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैं क्या कोई एक रेगुलेटरी प्रोसीजर है जिसके तहत मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन सा आईवी होगा और कौन सा डीवी? नहीं, कोई ऐसी पद्धति नहीं है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। और आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक साथ ही इट इज वेरी वेग आल्सो। ओके सर। What do you mean by role of social media in creating? Because social media is very broad, यस सर। very inclusive. So by social media, I only meant the social media sites, as in Facebook, Instagram, and Snapchat, and all these things, sir. And the youth today invest most of the time on these social media platform. But these social media platforms, do they have any pointage or any role in creating environmental awareness? I just wanted to study that, sir. So, sir, can you please tell me how should I just delimit if it is very vague? You see, selection of topic, its approval, and everything is very technical. Yes, sir. And in that sense, you have to check with your supervisor and the office people Okay, sir. how much change is possible. I don't Okay. want to create problem for you. No, sir. Apparently, it is very interesting, right? Yes. You can write in your preface that the topic is this, but it is limited to this. There is no problem in that. That is one point. Yes, sir. Okay. Okay, So sir. don't go for making it more complex. Just a minute. Sure, sir. नो डाउट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा लगता है। और आप में से जो लोगों को भी पूछना है, क्योंकि सर के अंडर बहुत सारे रिसर्चेस हो चुकी हैं और एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो आपने बहुत ही काम किया, पर आपको सोशल साइंसेस यानी किसी भी विषय का इतना ज़्यादा ज्ञान है, तो वो चाहे वो कोई भी
स्टूडेंट हो, आई मीन सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, डिफेंस, फिलॉसफी एंड अदर सब्जेक्ट्स, वो सभी लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि सर का जो नॉलेज है वो बहुत ही व्यापक है और वो जहां तक संभव होगा आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ, बताओ, अभी आप प्रश्न पूछिएगा। मैम, हम लोगों को क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की नॉलेज तो है, सर की एक भी क्लास अगर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड पे अरेंज हो जाए तो अगर पॉसिबल हो। हम सर से अनुरोध करेंगे कि क्वालिटेटिव पर एक एथनोग्राफी एंड और जो भी चीजें छूट रही हैं हाँ वो करेंगे, लेकिन अभी तो हाल में जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। जी मैम। वीरेंद्र साहू, आप अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? वीरेंद्र साहू। I think he is not connected with this lecture. Yes मैम, अभी यहाँ पे है नहीं अभी वीरेंद्र साहू। Yes. Yes. यस सर। सो सर आप वो कह रहे थे कि उसको मैं प्रीफेस में लिमिट कर सकती हूँ सर? हाँ, ओके सर। you can do that. I mean, I would like to do that, and it's researchers' prerogative to decide what is covered and what is not covered. Okay, You sir. can't take everything into account. So Okay. what I suggest is that take one aspect of social media. Don't using word social media means everything. Okay, sir. Okay. Okay. Yes, sir. And then also you have to see how you link social media with awareness about environmental issues. Okay, sir. This is a big issue Yes, because in film or in serial, you can count and you can analyze the content and see how environmental awareness is being taken care of. yes, sir. But in social media content, I am worried. In Facebook or you have to be very
innovative in looking at how people, for example, suppose people share some, they visit a good natural place, Yes. right? And Yes, they sir. want to share their joy. Yes. So that is also a kind of awareness, Yes, sir. but it is not any direct kind of awareness. Okay. You know, Yes, sir. if you are using the word awareness, it means that somebody is saying that help saving water, help Yes. saving trees. Yes, sir. So it depends. I mean, the awareness is in different forms. Yes, of course. So sharing a beautiful place is also creating awareness indirectly. Yes, So sir. there are direct as well as indirect representation of Mm. nature Mm. and helping people to become aware about that. Okay. But much of the material is just for entertainment and sharing that, oh, I have been to that place, that's all. Yes. Awareness means that the person receives it, Mm. the meaning is important and the change in values. So, example, somebody is sharing a video about helping preparation of good plants. Yes. So you have to. I mean, these are the different ways in which people engage with nature and try to create awareness. It may be Yes, sir. direct, indirect, and all kinds of things. So Yes, it's sir. a When big I topic. look at from this perspective, I found it is very profound, as you rightly mentioned, sir. So I need to look into this with much greater detail, I believe. Yeah. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your perspective. I'm really thankful, sir. Thank you. Okay, welcome. आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा नाम शिवा है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं विजुअल आर्ट की स्टूडेंट हूँ सर। मैंने जो थैंक यू सर। मैंने जो टॉपिक चूज किया है उसमें आर्ट में 2 पर्सपेक्टिव हो जाते हैं या 2 पॉइंट हो जाते हैं। एक तो आर्टिस्ट और एक उसका आर्ट वर्क, और इन दोनों के बीच में जो चीज़ काम करती है वो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक आर्टिस्ट की जो मनोदशा होती है। तो मैं इस पे अपने रिसर्च टॉपिक को इसी तरह से मतलब करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं ये स्टडी कर सकूँ कि किसी विशेष आर्ट वर्क को बनाते टाइम या कोई फेमस आर्ट वर्क हुआ, उसको करते टाइम किसी आर्टिस्ट की मनोदशा उसे कितना प्रभावित करती है। तो सर इसके बारे में मुझे आप थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए कि इसे किस तरह से एक टॉपिक में बाँधा जा सकता है या इसमें और क्या किया जा सकता है सर? आपके मन में बहुत अच्छा सवाल है, बट यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सर मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि या ये कंक्लूजन निकालना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि किसी भी आर्ट वर्क के बनने के पीछे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस चीज़ का होता है? आर्टिस्ट की जो मानसिक स्थिति है उसका, या उसकी जो सामाजिक स्थिति है उसका, या वो ऐसे ही कुछ पैशनेट होके क्रिएट कर रहा है? तो ये जो अलग-अलग टाइप्स हो जाते हैं, उसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन-सा ज़्यादा प्रभावित करता है आर्ट वर्क को? पहली बात तो ये कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, और दूसरी बात ये है कि व्हाट यू आर सेइंग डील्स विद क्रिएटिविटी। यस सर। नाउ क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू one's training, one's perspective on reality. अब जैसे आर्ट में आप देखिए तो आप पाएंगे
दो नाम मैं ले रहा हूं, पता नहीं पेंटर्स का आपको पता होगा जरूर। जी जी। एक हुए हैं बड़े फेमस, अब नहीं रहे, मकबूल फिदा हुसैन। यस सर। तो उनके आर्ट में एक चीज बड़ी कॉमन हुआ करती थी, मेरा ख्याल, मुझे ऐसा याद आ रहा है, चिड़िया। जी। और एक हुए हैं रजा जी, जिनकी 100 इयर्स अभी मनाए जा रहे हैं। तो वो जीरो पे बड़ा जोर देते थे। जी पेंटिंग में कहीं ना कहीं जीरो जो है वो दिखाई देता है। अब कहां से ये आ गया, कैसे ये चीजें हो गई, यू हैव टू लुक एट लाइफ, यू हैव टू एग्जामिन दैट। तो जो मोटिव है, यस सर, यस, यही मुझे तो किसी आर्ट में जो डायरेक्शन कोई लेता है, it may be upbringing, it may be exposure to some new ideas, or it may be the frustration of the person which is inside, or it may be the creative impulse. उसके बहुत सारे जो आप फार्म्स देखते हैं, चाहे पिकासो का लीजिए, किसी का भी लीजिए, यू विल सी सो मेनी स्टोरीज। यस सर, कहाँ पर उनका एंगेजमेंट जो है आर्ट के किस एस्पेक्ट से ज्यादा हुआ। तो ये बाद में आप एनालाइज करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज ए मैटर ऑफ गेस कि आप उसकी व्याख्या जो है वो किस तरह कर रहे हैं। यस सर, जस्ट ए मिनट, यस। तो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड कोई एक लाइन नहीं है, एंड इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी मेनी वेज। अगर कॉन्सेप्चुअली आप देखें, थ्योरेटिकली देखें, तो साइकोएनालिटिक थिंकिंग जो है वो आपको एक पर्सपेक्टिव देगी। आप क्रिएटिविटी की साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़िए। ओके ओके सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी वेरी यूजफुल। थैंक यू सर। और आपको क्लियर कट इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा कि व्हाट इज द मेजर फैक्टर व्हिच हैज लेड टू मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्ट इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यस सर, it is always a matter of interpretation. इट्स एब्स्ट्रैक्ट, How you interpret that is more important. रियली वही उसका काज है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स और कोई पूछना चाह रहा है आप में से? गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्ते सर, अभी मेरा टॉपिक कंफर्म नहीं हुआ है सर, मैंने एक टॉपिक सोचा है सर, उस पर मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर सर ऑर्फन की मीनिंग इन लाइफ पर अगर हम भगवत गीता के इफेक्ट का स्टडी करना चाहें तो सर कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, और इसमें सर क्या हम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से इसको कर सकते हैं? फिर से आप कहिए अपना टॉपिक क्या सोच रहे हैं? सर ऑर्फन की मीनिंग इन लाइफ पर अगर भगवत गीता के इफेक्ट का अध्ययन करना चाहें, भगवत गीता का साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन सर जो है उसका अगर हम स्टडी करना चाहें तो सर किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, आपने जितनी आसानी से कह दिया उतनी आसानी से तो इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जी। उसका कारण ये है कि मीनिंग ऑफ लाइफ, इसको समझने के साइकोलॉजी में या फिलॉसफी में या फिर सोशियोलॉजी में भी
अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। अब जी। उसको इम्पोज करके अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो एक तरीका हुआ ये, लेकिन जी। भगवत गीता तो इन सारे नए अप्रोचेस के पहले से मौजूद है। अब भगवत जी गीता सर। को अगर भगवत गीता के अनुसार आप लेंगे तो अर्थ जो है वो दूसरा होगा, और उसको जी एक सर। टुकड़ा निकाल करके और उसकी एनालिसिस करके और फिर कह दें कि इसका ये स्केल है और ये अर्थ है, तो ये एक अर्थ होगा। जी सर। एक तो मुश्किल ये है, और दूसरा मुश्किल जो है वो ये है कि भगवत गीता जो है वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को ले करके लिखी गई है। जी सर। उसके जो 18 चैप्टर हैं, हर चैप्टर का ही नाम है, पहला नाम है विषाद योग। जी आगे सर। पढ़ेगा तो आपको मिलेगा उसमें भक्ति योग, जी। कर्म योग। तो सभी चैप्टर का नाम ही है एक योग, पुरुषोत्तम योग, ये सभी एक एक जी। योग। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आपको अपनी सीमा एक निश्चित करनी पड़ेगी। जी सर। 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा कि मीनिंग ऑफ लाइफ जब आप कहेंगे तो किस तरह की लाइफ की मीनिंग आप खोज रहे हैं। अगर आप यह मानते हैं कि लाइफ केवल वर्तमान की है तो एक नजरिया हुआ, और ये मानते हैं कि यह लाइफ तो निरंतर इसके पहले भी थी और इसके बाद भी है। गीता का शब्द है व्यक्त और अव्यक्त। पहले जी सर। अव्यक्त था, फिर इस समय व्यक्त है, फिर आगे अव्यक्त हो जाएगा। तो अगर आप लाइफ का ये पर्सपेक्टिव लेते हैं तो आपकी मीनिंग ऑफ लाइफ का अर्थ एक होगा, और यही लेंगे कि जब आप पैदा हुए और जब आप मर गए, इसके बीच में लाइफ को आप मानते हैं और इस लाइफ का मीनिंग लेते हैं, तो एक लिमिटेड अर्थ हुआ उसका। तो अगर आत्मा में विश्वास करते हैं तो लाइफ की मीनिंग बदल गई, लाइफ ही बदल गई, और नहीं मानते हैं तो लाइफ का अर्थ बदल गया। जी। तो मतलब लाइफ स्पैन बदल गया ना। जी सर। अच्छा, इन सबको छोड़ करके कुछ आइडियाज को लेकर के केवल आप अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो ये दूसरी बात होगी। जी। अब उसमें कहा गया कि एक जगह नहीं, एक बार नहीं, बार बार ये बात आती है, और वो गीता में भी है, और वो बुद्धिज्म में भी है, वो जैनिज्म में भी है, और वो हर जगह है, पूरे भारत के लिटरेचर में है कि सारी समस्याओं का कारण है कि आप अपना संबंध जो अनित्य है, जो टेम्पररी है, उसके साथ किस तरह बनाते हैं। टेम्पररी को टेम्पररी समझ करके उसकी उपेक्षा करिए, टेम्पररी को परमानेंट मान करके उसमें प्राण दे देते हैं, यहीं पर समस्या पैदा होती है। तो मीनिंग ऑफ लाइफ उस आदमी के लिए जो यह माने कि यह जीवन जो है एक पड़ाव, एक स्टेशन है, या यह जीवन ही समग्र है, पहले तो यह तय करना पड़ेगा। जी सर। मीनिंग है, किस लाइफ के लिए मीनिंग आप देख रहे हैं। वह व्यक्ति जो कि आत्मा और जीव को सत्य मान करके अपने बारे में सोचता है, उसका दृष्टिकोण तो एक तरह का है। जी सर। मीनिंग ऑफ लाइफ एक होगी, और जो केवल इस भौतिक जीवन को ही अपना आरंभ और अंत मानता है, उसके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ दूसरी होगी। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये चार्वाक का विचार था। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि भैया खाओ पियो मौज करो, ये शरीर खत्म हुआ तो फिर कोई पूछने वाला थोड़ी है।
तो जैसे चाहे वैसे रहो, कर्जा लेके घी खाओ। तो ये भौतिक दृष्टि तो एक हुई। तो आप भौतिक दृष्टि को विश्वास करते हैं या व्यापक अपनी सत्ता को मानते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपकी मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। जी सर, इट मीन सर मीनिंग ऑफ लाइफ को स्पेसिफाई करें। नहीं, पहले तो ये कहिए कि आपके लिए जीवन का क्या अर्थ है। जी सर। जो बहुत सारे लोग हैं जो कि हर तरह का अच्छा बुरा काम करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त हो जाए, क्योंकि पैसा ही सत्य है, वहीं तक जीवन है। उसके लिए नियम जो है वो दूसरे प्रकार के हैं, बना लिए हैं उसने नियम। और अगर गीता यह कहती है बीत राग भय क्रोध, अगर वह स्थित धी, अगर वह स्थित प्रज्ञ की बात करती है, हर जगह वहां पर यही चर्चा है कि आप ऐसे मनुष्य के रूप में रहिए। आप आगे पढ़िए तो उसमें 12वें 13वें अध्याय में बहुत सारा वर्णन है, जहां आपको मिलेगा कि भक्त कौन है, और मिलेगा आपको कि अच्छी वृत्तियां कौन सी हैं, सद्वृत्तियां कौन सी हैं, आसुरी गुण कौन है और दैवी गुण कौन है। आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जो दैवी गुण रखता है वह किस प्रकार का व्यक्ति होता है। और कहते हैं कि हमको कैसा भक्त प्रिय है, और उसमें यह है कि जिसको कोई दूसरा दुखी नहीं करता है और वो जो खुद किसी दूसरे को नहीं दुख देता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो और सबका मित्र होता है, वो अहिंसक होता है। जी। विशेषताओं को आप देखिए तो मुझे लगता है कि जीवन का जो अभीष्ट अर्थ है, जो आइडियल है, जो अपेक्षित है, जिधर जाना चाहिए वो है। तो ये मीनिंग ऑफ लाइफ को किस अर्थ में आप ले रहे हैं, इसके लिए जीवन के बारे में आपका क्या विश्वास है, क्या मानते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। और यह जीवन आप अवसर के रूप में देख रहे हैं, यह भोग करने के लिए है या योग करने के लिए है। जी। जीवन को किसी भी ढंग से आप देखिए तो गीता में ही यह आता है, युक्ताहार विहार। युक्त मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, उपयुक्त आहार भी हो, विहार भी हो, विचार भी हो, तब जाकर के काम चलता है। तो मीनिंग ऑफ लाइफ को अगर आप इस अर्थ में लें कि ऐसे जीवन को चलाने के कौन से मानक हैं, नियम हैं, जिसमें आप एक ऐसे समृद्ध व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं जो अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है, अर्थ से आगे जा पाता है। ये स्वार्थ समस्या है और उस स्वार्थ से ऊपर जाना है, मीनिंग यहीं पर हुई है और इसी का यत्न करना है। आसक्ति जो है वह स्वार्थ ही तो है, अनासक्त होइए और फिर काम करिए। वो जो चिंता है वो इसी प्रकार की, बीत राग भय क्रोध, उसको भी कहने का यही अर्थ है। अभ्यास और वैराग्य की बात की जाती है, वह भी यही कहता है। तो जीवन से पलायन नहीं, ऐसा जीवन जिए जिसमें आपका भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। इस तरह जो सबको एक भाव से देख सके, उसी का देखना होता है। यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसा नहीं देखता है, जो अव्यय माने जो खर्च न होता हो, जो तत्व आप में है वही और में भी है, सब में है। तो यह जो दृष्टि है
वह वास्तविक दृष्टि है जिसमें सबका कल्याण निहित है। तो ऑफ लाइफ का जो आशय है वहां पर, वह इन भिन्न भिन्न विशेषताओं को जीने वाला जो व्यक्ति है, वह एक आदर्श व्यवस्था की बात है उसमें कि आपको कैसे रहना चाहिए। मीनिंग ऑफ लाइफ जो है एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक जीवन की शैली। इट इज अ प्रोसेस, नॉट एन एट्रीब्यूट कि आप ये सोचते हैं कि ऐसे है। अब विस्तार से आप पढ़िए तो ये सब समझ में आएगा। धन्यवाद। सर, भगवत गीता को एज अ थेरेप्टिक टूल यूज कर सकते हैं? अब आप पर निर्भर करता है कि आपका क्लाइंट क्या है और आपकी समझ क्या है। जी सर, थैंक यू सर। और आप में से कोई पूछना चाहता है या हम इस सेशन को वाइंड अप करें? विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, एनीवन जो पूछना चाहे? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ प्रतिमा जी पूछिए। जी जी मैम। ये अंतिम सवाल होगा अब। जी 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 सर। सर, मैंने टॉपिक सोचा है कार्यशील महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन। तो सर, जब मैं डिस्कस करती हूँ कुछ लोगों से, तो लोग कहते हैं कि अरे नॉन वर्किंग का तो कुछ समझ में आता है, वर्किंग का तुम क्या विश्लेषण करोगी, तुम्हें तो कुछ डाटा ही नहीं मिलेगा। मैंने सर स्टडी एरिया रखा है प्रयागराज शहर की मिडिल टीचर का, माध्यमिक शिक्षिकाओं के संदर्भ में। तो सर थोड़ा सा मुझे गाइड करिए कि क्या ये टॉपिक सही है या मैं कुछ और सोचूं। फिर से आप अपना टॉपिक एक बार बोलिए। सर, सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वर्किंग वुमेन। अब देखिए, ऐसा है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक टर्म जो है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब में प्रयुक्त होता है, जिसमें कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और उस पर आपकी क्या स्थिति है उसकी स्केल भी बनी हुई है। उसको आप प्रश्नावली या जो भी कहिए, वो सब बहुत सारी जो है वो उपलब्ध है। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो वर्किंग वुमन है, वह वर्किंग वुमन को ऐसा है कि आप अपने कार्य को रुचिकर बना सकती हैं। वर्किंग वुमन की परिभाषा आप में किसको किसको आप रखती हैं? वर्किंग वुमन घर में काम करने वाली दाई भी है। वर्किंग वुमन की कई कैटेगरीज हैं। तो आप देखिए कि उनका, अगर आपको जो कह रहा है कि इसमें कहाँ से सबका वुमन स्टेटस तो एक ही होगा, ऐसा नहीं है। जी सर। जो सोशल क्लास है वह दूसरी चीज है, और जो कार्य क्षेत्र है, जैसे एक कहते हैं फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। जो औपचारिक क्षेत्र है जो, और फिर और यही नहीं है, औपचारिक क्षेत्र में भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जो गवर्नमेंट में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं। अगर आप अपने अध्ययन को रोचक विस्तृत करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट ये भी देखिए, और इसके साथ यह भी देखिए कि उनके परिवार की पृष्ठभूमि किस प्रकार की है। क्या वो ज्वाइंट फैमिली में है या कि न्यूक्लियर फैमिली है, किस तरह का परिवार का उनका दायित्व जो है। सोशियो स्टेटस स्वतंत्र थोड़ी होता है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में सोशियो भी है और इकोनॉमिक भी है। केवल इकोनॉमिक नहीं कि कितनी तनख्वाह मिल रही है। हाँ सर, यही। तो उस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर थोड़ा विचार करिए कि इसके अंतर्गत आप क्या क्या रख रहे हैं। ये इसको थोड़ा सा विस्तार में विचार करिए कि क्या अर्थ है। ये कोई ऐसी ठोस चीज थोड़ी है कि पक्की हो गई, इसका यही मतलब है। नहीं सर, इसको मैंने कोशिश किया है बांधने का, कि मतलब बहुत ऐसा ना हो कि संगठित असंगठित उस तरह से, मतलब जैसे मिडिल टीचर के विशेष रेफरेंस में, माध्यमिक शिक्षिकाओं के विशेष संदर्भ में, इसको मतलब प्रयागराज शहर का।
तो इसको मतलब देखा कि जैसे वो जॉब में है, वर्किंग है, बट क्या ये जो पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें वो कितना डिसीजन ले पा रही हैं या कितना जो फाइनेंशियल अपना खुद का पावर है उनका किसी भी चीज को करने में। तो लेकिन ऐसे चीज आप बहुत अस्पष्ट भी है और बहुत ज्यादा स्पष्ट भी है। आपने सब चीजें तय कर रखी हैं, फिर करिए, आप पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को आप विचार करिए कि उसका अर्थ क्या है। जी सर। केवल तनख्वाह या कि आप जैसे कह रहे हैं कि उसको निर्णय लेने की, तो ये कहने से तो नहीं होगा। वह आपको किसी न किसी तरह से कैप्चर करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, उसको मापन में शामिल करना पड़ेगा। उसका आत्मगौरव भी है, जी सर, आत्मसम्मान भी है। अब इन चीजों को आप अगर शामिल करते हैं तो एक प्रकार का अर्थ हुआ, और केवल रुपया पैसा तनख्वाह कितनी मिली ये कर लेते हैं तो दूसरा अर्थ हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर आप गौर करिए, विचार करिए कि उसके अंतर्गत क्या क्या रखेंगे। और फिर अगर बिल्कुल ही सीमित एक ही समूह आप लेंगे तो उसमें क्या सब एक ही प्रकार के मिलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। अगर उनकी पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न प्रकार के आप लेंगे तभी कोई अंतर मिलेगा, कोई बात आप कह सकेंगे। यह अंततः आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, ये आप मन में निश्चय करिए कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपने नाप लिया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा, इससे ज्ञान में क्या वृद्धि हुई। जी सर। भाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका कम है या ज्यादा है ये जानना चाहते हैं, या कि उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण क्या परिवर्तन आ रहा है उनके जीवन में, यह जानना चाहते हैं। आपको यह निश्चय करना पड़ेगा, अपने विषय को थोड़ा व्यापक बनाइए। जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही गहनता और बहुत ही उसके साथ सरलता के साथ इन गंभीर प्रश्नों का उत्तर दिया। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे इसी पाठ्यक्रम के जो विद्यार्थी हैं वो अपना फीडबैक देते हुए इस व्याख्यान को हम लोग समाप्त करेंगे। उद्धव, प्लीज गिव योर फीडबैक। जी मैम, धन्यवाद सर। मैं आपका सभी शोध छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे लिए इतना सारा समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। सर, आपके तीनों व्याख्यान अत्यंत सारगर्भित थे, जिनसे हमें शोध के विषय में गहराई से समझने का अवसर मिला। और आपने जिस तरह से आज सभी इतने सारे विभिन्न क्षेत्रों पर अपना ज्ञान हमें शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। बस 1 मिनट का समय लूंगी। अभी हमारे इन्हीं विद्यार्थियों की तरफ से फिर से ये अनुरोध आया है कि भविष्य में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड पर यदि एक क्लास भी अगर हो सके तो हम लोग, अगर आपके पास समय होगा तो हम लोग कराएंगे। और यहाँ पर इस पटल पर मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार मेरी सर से बात हो रही थी तो सर ने बताया कि आपके 24 घंटों में से 18 घंटे का कार्य इस समय वर्तमान समय में भी आप पठन पाठन शोध आदि में देते हैं, लेखन कार्य में देते हैं, चिंतन में देते हैं। तो ये सब बहुत ही मोटिवेटिंग है हम लोगों के लिए कि हम लोग यंग होते हुए भी इतना जल्दी थक कर और उतना सोचते नहीं है, ना उतना मेहनत करने की सोचते हैं। तो मैं इस विद्यार्थियों से और कहना चाह रही हूँ कि हम सब लोगों को देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए सर से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं सर को पुनः कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते सर। थैंक यू। धन्यवाद। जरूर हम क्वालिटेटिव पर भी आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करके तय करेंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।